चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि आरपीएफ के लिए कुछ खास कुछ जबरदस्त लाया जाए जो सिलेक्शन दिलाने वाला हो, तो ये साथियों आपकी एक शानदार सी सीरीज हमने तैयार की है, शुरू की है। और ये साथियों गेस्ट पेपर है। अगले 15 दिनों तक आप 15 गेस्ट पेपर हमारे साथ पढ़ेंगे, डेली एक गेस्ट पेपर, हूबहू एग्जाम वाला माहौल आपको देखने को मिलेगा, लेवल देखने को मिलेगा। बस आप एक नई कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नियमित रूप से क्लास करना शुरू कर दीजिए। जो भी शॉर्ट नोट्स बनवाए जाए उसको साथ में करते रहिएगा। सीधे आ गया हूं पहले प्रश्न पर, और सभी लोग वादा करिए कि अंत तक एक एक क्वेश्चन को करेंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे भी कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चले भाई, पूनम, रवि, आकाश, कुंदन, बहुत बहुत स्वागत है भाई। गगन, दिलीप, मोस्ट वेलकम भाई। मलिंगा, कुंदन, बहुत बहुत स्वागत है भाई। गुड़िया रानी, स्वागत स्वागत स्वागत। चलिए, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में देखिए हल्के क्वेश्चन से तगड़े क्वेश्चन तक चलेंगे, और मेरा वादा रहा कि 50 में से 40 प्लस इस सेशन में जो ला दे, मतलब समझिए कि वाकई में दबंग आदमी है। चलिए भैया, तागड़ा एकदम ज्ञान के मामले में। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि गांधी जी ने, अब ध्यान से देखिएगा, कई सारी चीजें हैं। गांधी जी ने कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस मतलब आईएनसी के, है ना, किस अधिवेशन में, है ना, किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिया था, कब, तब क्या बताएंगे भैया, किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिया। तो पहली बार हिस्सा किस अधिवेशन में लिया पूछा जाए तब क्या बताएंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि पहली बार अध्यक्षता कब की, तब आप क्या बताएंगे, पहली बार अध्यक्षता कब की, तब आप क्या बताएंगे। और सामान्यतः कहा जाए कि भैया एकमात्र बार अध्यक्षता, तब भी आपका आंसर क्या होगा, तो एकमात्र बार अध्यक्षता, ठीक है ना, एकमात्र बार अध्यक्षता। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे, नहीं थे। जरा ध्यान दीजिएगा, तो पहली बार जिस अधिवेशन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था यह 1901 में साथियों हुआ था। कहां पर हुआ था ये साथियों कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, दिनेश वाचा थे। कौन थे, दिनेश वाचा, ठीक है ना। अच्छा, और एकमात्र बार जो अध्यक्षता की थी इन्होंने, ये बेलगांव वाला अधिवेशन था साथियों। और बेलगांव वाला अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में हुआ था। कहां पर हुआ था, कर्नाटका में हुआ था। कहां पर भैया, बेलगांव कर्नाटका में। एक चीज और है जो आपको बताना चाहूंगा, जो कई बार लोग गलत करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन या कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, तो ये कौन सा है भैया। देखिए, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, तो ज्यादातर लोग आंसर बेलगांव बता देते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेलगांव नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 1937 का फैजपुरा अधिवेशन। कौन सा भैया, फैजपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आजादी के बाद किसने कांग्रेस को खत्म करने का प्लान, मतलब विचार दिया था, मतलब किसने कहा था कि अब आजादी देश को मिल गई है, अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तो बिल्कुल गांधी जी का विचार था कि आजादी मिल गई है और इसका लक्ष्य पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। और यह भी याद रखिएगा कि जिस समय देश आजाद हुआ था वर्ष 1947 में, उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है भैया। चलिए, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है साथियों, तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। इस समय प्रधानमंत्री कौन था साथियों, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। और ध्यान यह भी रखिएगा कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक साथ किया गया सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था, एक साथ हुआ सबसे बड़ा संशोधन यही था। एक साथ हुआ सबसे बड़ा संशोधन कभी भी पूछता है तो आपका आंसर यही होगा, एक साथ हुआ सबसे बड़ा संशोधन साथियों। और सबसे ज्यादा संशोधन किसके समय में हुए थे, सर्वाधिक संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय में हुए, यह भी याद रखिएगा। सर्वाधिक संशोधन इंदिरा गांधी के समय में हुए, इंदिरा के समय में हुए। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किस प्रधानमंत्री के समय में संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन देखने को मिले, तो इंदिरा गांधी, ठीक है भैया। चलिए
ये देखिएगा, अभी तक भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। कितने? 106 संशोधन हो चुके हैं। पिछले साल 106वां संशोधन हुआ था। ठीक है भाई, चलिए ये बताइए जरा, तो कह रहा कलमकारी चित्रकारा का संबंध किससे है? देखिए ऐसा है, जैसे साथियों ये देखिए बिहार है, ये बिहार है, बिहार में भी चित्रकला है। ये देखिए वेस्ट बंगाल में भी चित्रकला है, उड़ीसा में भी चित्रकला है साथियों, आंध्रा में भी प्रसिद्ध चित्रकला है। कौन सी है बताएंगे? तमिलनाडु में भी साथियों चित्रकला है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है, गुजरात में भी प्रसिद्ध चित्रकला है, मध्य प्रदेश में भी प्रसिद्ध चित्रकला है, राजस्थान में भी है साथियों, जी हां, और हिमाचल प्रदेश में भी है। कौन सी चित्रकला है प्रसिद्ध? तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार की बात करें साथियों, तो बिहार में दो है। एक तो बिहार में कौन सा है? मधुबनी है। कौन सी है भैया? एक है मधुबनी, और दूसरा कौन सा है? एक मधुबनी है साथियों, दूसरा कौन सा है? पटना चित्रकला शैली है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में साथियों कौन सी है? तो वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो यहां पर मिल जाएगा कौन सा? काली घाट पेंटिंग। कौन सा साथियों? काली घाट पेंटिंग, बिल्कुल। और उड़ीसा में साथियों कौन सा मिलेगा? पट्टचित्र मिलेगा। क्या मिलेगा? पट्टचित्र मिलेगा। आंध्रा में क्या मिलेगा भैया? कलमकारी मिलेगा। क्या मिलेगा? कलमकारी मिलेगा। और तमिलनाडु में क्या मिलेगा? तो तमिलनाडु में साथियों तंजौर चित्रकला शैली। कौन सी? तंजौर चित्रकला शैली। महाराष्ट्र में कौन सा? वर्ली चित्रकला शैली। कौन सा? वर्ली चित्रकला शैली। गुजरात में कौन सा साथियों? पिथौरा चित्रकला शैली। कौन सा? पिथौरा चित्रकला शैली। राजस्थान में कौन सा? फड़ चित्रकला शैली। हिमाचल प्रदेश में कौन सा साथियों? कांगड़ा चित्रकला शैली। कौन सा? कांगड़ा चित्रकला शैली। और मध्य प्रदेश में कौन सा? बाघ चित्रकला शैली। कौन सा? बाघ चित्रकला शैली। तो देखिए चीजों को रिलेट करके इस प्रकार से याद कर सकते हैं, और इसको आप थोड़ा तरीके से भी याद कर सकते हैं, जुगाड़ से भी। कैसे जुगाड़ से? जैसे देखिए भाई बिहार, बिहार में पटना, भाई पटना तो बिहार में ही है, और मधुबनी भी बिहार में है, तो मधुबनी और पटना ऐसे याद हो गया। और ये देखिए बंगाल में कलकत्ता है, जय काली कलकत्ते वाली, तो ऐसे याद हो जाएगा भैया। ठीक है, इसी प्रकार से पट्ट चित्रकला, उड़ीसा में पट्टचित्र। ठीक है ना, जैसे ही आप पट्ट से कुछ बजाते हैं चिड़िया उड़ जाती है। ठीक है ना। और आधी कलम, भाई आधी कलम से भी बचपन में लिख लेते थे, आधी कलम से भी बचपन में लिख लेते थे, तो आधी से आंध्रा हो गया, कलम से कलमकारी हो गया। और त से तमिलनाडु, त से तंजौर। ठीक है, वर्ली, ठीक है, महाराष्ट्र में वर्ली नाम की एक जगह है, तो वर्ली या वारली चित्रकला शैली कहते हैं, या तो वर्ली कहेंगे या तो वारली कहेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाघ, बाघ, भाई बाघ, सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, और बाघ की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में है। गुजरात में साथियों पिथौरा। राजस्थान, राजस्थान के राजपूत शासक अपने दुश्मनों को फाड़ कर रख देते थे, तो ऐसे फड़ याद कर लेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नाम का जिला है ही। ठीक है, और बिल्कुल भाई संजीत, ये भी आपको इसमें ऐड करना है कि भैया बिहार में आपको मंजूषा चित्रकला शैली भी मिलेगी। कौन सी भैया? मंजूषा चित्रकला शैली भी मिलेगी। और ये है वीके का जीके, जो कि भैया दिमाग में भी घुसेगा, पेपर में भी छपेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया इसका आंध्र प्रदेश। स्क्रीनशॉट लेना बनता है, स्क्रीनशॉट लेना बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये बताइए, स्क्रीनशॉट ना ले पाए हो तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है भाई चंदिका। चलिए गुड़िया रानी बताइए साथियों, एक बात याद करिए, दजला व फरात, दजला व फरात नदियां जानते हैं साथियों? दजला व फरात नदियां किसे कहा जाता है? तो दरअसल में होता यह है कि दजला नदी कहा जाता है टिग्रिस को। किसको कहा जाता है? आज के समय में इसे टिग्रिस नदी कहते हैं। और फरात को क्या कहा जाता है भैया? यूफ्रेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? यूफ्रेटस नदी कहा जाता है। और इन्हीं दजला और फरात नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? याद करिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी दो नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो मेसोपोटामियन सभ्यता इन्हीं दोनों नदियों के किनारे विकसित हुई थी। और इसमें से जो दजला नदी है उसे टिग्रिस कहते हैं। और बगदाद, जो कि साथियों किसकी राजधानी है? ये दोस्तों इराक की राजधानी है। किसकी? इराक की राजधानी है। ओपेक की स्थापना यहीं हुई थी। ठीक है, ओपेक की स्थापना यहीं हुई थी। ओपेक की स्थापना यहीं हुई थी। वो अलग बात है कि यहां पर ओपेक का मुख्यालय नहीं है। ओपेक का हेड ऑफिस कहां पर है? तो ओपेक का हेड ऑफिस साथियों वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, पक्का याद रहेगा, ताबड़तोड़ सवाल, सब मिलकर एग्जाम में मचाएंगे धमाल। बस आप बढ़िया से पढ़ लीजिए और इस बार ठीक है शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहिए। मंगल और बृहस्पति के बीच में बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। मैं फिर कह रहा हूं कि धीरे धीरे हल्के प्रश्नों से तगड़े प्रश्नों की तरफ चलेंगे। ठीक है ना? चलिए फटाफट बताइए। तो देखो भैया ऐसा है,
कि आराम से इसको बता सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में कई सारे, मंगल और बृहस्पति के बीच में कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं। जी हां, कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं साथियों। एकदम बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज याद रखिएगा। सर्विस शब्द, देखिए सर्विस शब्द की बात करें तो सर्विस साथियों आपको टेनिस में भी देखने को मिलती है। सर्विस शब्द टेनिस में सर्विस दी जाती है ना, सर्विस दी जाती है कि नहीं दी जाती है भैया। बैडमिंटन में भी तो सर्विस दी जाती है, बैडमिंटन में भी सर्विस दी जाती है भाई, वॉलीबॉल में भी सर्विस दी जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो गया जो कि तीनों से संबंधित है, टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल, इन तीनों से संबंधित एक ही शब्द है और वो है क्या, सर्विस। ठीक है भैया। चलिए ये बताइए, संविधान के अनुच्छेद 15 की बात करें साथियों, संविधान के अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो ये साथियों कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा से संबंधित है। मान लीजिए कि कभी आपसे अलग से पूछ ले कि ये बताओ कि कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा से संबंधित कौन सा है, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, ठीक बात है ना। तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा से संबंधित यह अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान तो दे रखा है, लेकिन क्या आपने यहां कहीं पर भी निवास स्थान शब्द देखा? नहीं, ठीक है। मैं इसलिए निवास स्थान को यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस आधार पर भेदभाव का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन में दिया होता है निवास स्थान। तो याद रखिएगा निवास स्थान पर किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं की गई है। ठीक है भाई। चले भाई संजय, संजू, योगेंद्र आओ इस प्रश्न का भी आंसर दो। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? कहां स्थित है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय? ये भैया ग्वालियर टैंक मैदान आपको याद है, ग्वालियर टैंक में स्थित है साथियों। कहां पर? बंबई में स्थित था साथियों। कहां पर? बंबई में। ये वही जगह है जहां पर एग्जैक्टली 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो एज इट इज याद कर लीजिएगा कि स्थापना भी हुई और यहीं पर पहला अधिवेशन भी हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिसके अध्यक्ष थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये बताइएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, दमदार भाई यश। आइए भाई राजबाबू बताओ, ड्रीम्स ऑफ माय फादर किसकी आत्मकथा है? साथियों आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट आत्मकथाओं की एक लिस्ट देने वाला हूं जहां से आपको क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे। फिलहाल बराक ओबामा की आत्मकथा है ड्रीम्स ऑफ माय फादर, ड्रीम्स ऑफ माय फादर। चलिए भाई, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका साथियों बड़ी ही शानदार सी किताब है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका की अगर हम बात करें तो साथियों इसमें पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था, पाटलिपुत्र की प्रशासन, पाटलिपुत्र के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख कहां मिलता है, तो इसमें भैया पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इंडिका में आप देखेंगे तो बताया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, यह भी बताया गया है। इंडिका में साथियों उत्तरापथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उत्तरापथ का उल्लेख किया गया है। इंडिका में बताया गया है कि जो भू राजस्व की दर है, जो भू राजस्व की दर है वो कितनी हुआ करती थी? 1/4 हुआ करती थी। तो कई सारी बातें हैं और इसमें साथियों बताया गया है कि भारत में 4 नहीं बल्कि 7 जातियां थी। जैसे हम सब जानते हैं कि भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 ही तो थी, लेकिन भाई इनका कहना था, मेगास्थनीज महोदय का कहना था कि नहीं भैया 7 थी। और 7 में कौन सी थी? दार्शनिक, योद्धा, किसान, निरीक्षक, शिकारी, मंत्री, व्यापारी। ठीक है ना, ये इन्होंने कहा। और ध्यान रहे कि मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत था। ये भारत आने वाला या बिहार आने वाला पहला राजदूत है, पता है, या पहला विदेशी यात्री है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और भारत या बिहार, भारत या बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री है। जी हां साथियों, ये इसे आप पहला विदेशी यात्री कह लीजिए या पहला राजदूत कह लीजिए। ठीक है ना, पहला विदेशी यात्री कह लीजिए साथियों या फिर पहला राजदूत कह लीजिए। क्लियर बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। हाँ बिल्कुल, इसने ही पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। क्या कहा था इसने पाटलिपुत्र को? याद रहे कि पाटलिपुत्र को इसने पोलीब्रोथा कहा। पाटलिपुत्र को इसने क्या कहा? पोलीब्रोथा कहा। ठीक बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें।
जी हाँ, एक शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे चुका है। देखते हैं किसके आंसर आ रहे हैं भैया। फीफा की स्थापना कहां हुई थी भैया? फीफा की स्थापना याद करिए 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। कहां पर स्थापना हुई थी भैया? पेरिस में स्थापना हुई थी। वो अलग बात है कि इसका हेड ऑफिस पेरिस में नहीं है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? इसका हेड ऑफिस भैया ज्यूरिख में है। कहां पर इसका हेड ऑफिस? ज्यूरिख में हेड ऑफिस है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यहां पर इसका हेड ऑफिस है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। बिल्कुल बिल्कुल, फीफा का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। चलिए भैया फटाफट बता दीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ। तो भैया 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ? 2026 वाला कहां होगा? फटाफट बताइए। तो भैया 2022 में कहां हुआ? दोहा। दोहा कहां पर पड़ता है? ये कतर की राजधानी है। 2026 में कहां पर होगा? 3 देशों में संयुक्त रूप से होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। एकदम धमाकेदार शानदार तरीके से पढ़ते रहिए भैया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। मजा आ रहा है? आइए फिर इसका अभी आंसर दीजिए। कौन बता रहा है भैया? एसपी बाबू, सैजल, कृष्णा की लाडली बताएगी इसका आंसर। चलिए बताइए, भारत में पहली पशुधन जनगणना बताइए भैया। भारत में पहली पशुधन जनगणना कब हुई थी? साथियों एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने कितने वर्षों पर होती है, तो 5-5 वर्ष पर होती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि भारत में कितने कितने साल पर होती है, तो 5-5 साल पर होती है। और अगर हम सर्वाधिक पशुधन की बात करें, अगर हम भारत में साथियों सर्वाधिक पशुधन की बात करें तो किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक पशुधन के मामले में पहले नंबर पर यूपी है साथियों, दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है। वर्ष 1919-20 में पहली बार पशुधन जनगणना। पशुधन जनगणना का मतलब यह हो गया कि पशुओं की संख्या की जनगणना करना, गणना करना। क्लियर बात है भाई गगन? चलें अगले प्रश्न की तरफ भाई मनीष। ये बताओ भाई सुबह 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता? साथियों साक्षरता पर जरा इत्मीनान से ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को पकड़िए। अगर हम साक्षरता की बात करें तो आप यह जानते हैं कि साक्षर किसे कहा जाता है? किसी भी भाषा में भाई, जो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी भाषा में क्या कर सके, किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सके, किसी भी भाषा में पढ़ सकता है और लिख सकता है, तो वो भैया साक्षर है। ठीक है, और अब मानक क्या कहता है कि कितने वर्ष से साक्षरता की गणना होगी? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक यह कहता है कि 5 वर्ष की उम्र से साक्षरता की गणना होगी, जबकि भारत में मानक क्या है कि 7 वर्ष की उम्र से साक्षरता की गणना होगी। और भारत में साक्षरता है कितनी? अगर हम भारत में साक्षरता की बात करें तो भैया 74% है। और सर्वाधिक कहां पर है भारत में साक्षरता? तो सर्वाधिक, देखिए एक बात समझिएगा, चाहे आपसे सर्वाधिक कहे, ठीक है, चाहे आपसे सर्वाधिक कहे या सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहे या सर्वाधिक महिला साक्षरता कहे, एक ही बात है। न्यूनतम कहे, सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहे या न्यूनतम महिला साक्षरता कहे, एक ही बात है। बात पकड़ रहे हैं? तो बिल्कुल समझिए कि सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है? केरल में है। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, और इस प्रकार से यह भी ध्यान दीजिए कि पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है भारत का? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य यदि आपसे पूछा जाए, पहला पूर्ण साक्षर राज्य पूछा जाए तो क्या बताएंगे? केरला बताएंगे। और अगली बात क्या है कि पूर्ण साक्षर का मतलब क्या है भाई? पूर्ण साक्षर का क्या तात्पर्य है? तो पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या होता है? पूर्ण साक्षर का मतलब अगर कोई राज्य पूर्ण साक्षर है तो इसका मतलब कि 95% से ज्यादा साक्षरता वहां है। समझ रहे हैं? अगर कोई राज्य पूर्ण साक्षर है तो इसका मतलब 95% से ज्यादा साक्षरता वहां पर है। क्लियर बात है ना? अच्छा एक बात और है, 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भैया। 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास करने वाला है ना, मतलब किस राज्य ने 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास किया है? 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास करने वाला राज्य बताइए, प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो ये भैया पहला राज्य कौन सा है जिसने ऐसा किया है? पहला राज्य फटाफट कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम जबान पर रटा होना चाहिए। और हाँ, ये जो लिख रहा हूं इतनी मेहनत से ना, एक एक पॉइंट आपको अपनी कॉपी में छापना है। ठीक है ना? हाँ जी चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से डटे रहिए। और इसका राइट आंसर क्या है फिलहाल? दादर नगर हवेली। क्या है साथियों राइट आंसर? इसका राइट आंसर है भैया दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। हाँ जी, थोड़ा गला खराब है, कोल्ड है, कफ है, लेकिन आपके लिए हाजिर है और ताबड़तोड़ सेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्या बात है भैया, डोनाल्ड ट्रंप, या डोनाल्ड ट्रंप जीत गए भैया। तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए वो तो ठीक है, लेकिन आइए जरा कुछ तथ्य देख लीजिए। क्या भाई, अमेरिका में पहला राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? अमेरिका में पहला राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहां पर कब हुआ था? चलिए जरा कमेंट कर दीजिए। तो भैया ये हुआ था कब, जरा बताइए फटाफट। और ये भी है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? और जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो भी साथियों निर्विरोध चुने गए थे, पता है? जी हाँ, निर्विरोध चुने गए थे। और अगर हम ट्रंप की बात करें साथियों, ट्रंप की अगर हम बात करें साथियों, तो पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो ट्रंप है भैया, जो ट्रंप है ये कौन सी पार्टी से है? तो भैया ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं भैया? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और दूसरी बात क्या है साथियों? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने कमला हैरिस को हराया है। कमला हैरिस किस पार्टी से थी? कमला हैरिस को हराया, कमला हैरिस को हराया साथियों। ठीक है, कमला हैरिस किस पार्टी से थी? तो कमला हैरिस साथियों डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। ठीक है ना। ट्रंप साथियों कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 47वें राष्ट्रपति होंगे ये अमेरिका के। ठीक है, और ये इनका दूसरा कार्यकाल भी होगा, ये भी याद रखिएगा, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। लेकिन तीसरा इलेक्शन था जो इन्होंने लड़ा था, ये तीसरा इलेक्शन था। दूसरी बार जब इलेक्शन लड़े थे तो हार गए थे जो बाइडन से। ठीक है, दूसरा वाला जब इलेक्शन लड़ा था तो जो बाइडन से हार गए थे। ठीक है भैया, फिलहाल ये लिख लीजिए कि पहला राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में 1789 में हुआ था। क्यों 1789 में हुआ था? क्योंकि अमेरिका में 1789 में ही दुनिया का पहला लिखित संविधान लागू हुआ था। दुनिया का पहला लिखित संविधान कब लागू हुआ? तो दुनिया का पहला लिखित संविधान 1789 में लागू हुआ था। ठीक है ना। हाँ जी, तो भैया भाई अब देखिए भाई कौन राष्ट्रपति बना था? तो ये साथियों बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन बने थे भैया? जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे। कौन बना था? जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे पता है? जॉर्ज वॉशिंगटन साथियों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। ठीक है भैया, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। ठीक बात है। हाँ जी, तो एकदम बिल्कुल ये बनता है स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, छापिए छापिए, दिमाग में छापिए, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अमेरिका में यही दो प्रमुख पार्टियां हैं। अमेरिका में यही दो प्रमुख पार्टियां हैं। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, तो भैया ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से, है ना, आपने देखा होगा कि भारत के शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है ना। और कई जगहों पर एक लाइन, एक है, हमने एक थंबनेल देखा किसी न्यूज चैनल का था, तो उसमें लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की हुई फोन पर बात, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित, है ना। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, हाँ आश्चर्यचकित तो होंगे ना, ना डोनाल्ड ट्रंप को हिंदी आती है ना मोदी जी को अंग्रेजी, बातचीत कैसे हुई? हमने कर ले हो, इनको कैसे पता? हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को हिंदी आती हो और मोदी जी को अंग्रेजी तो आती है यार। खैर, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मेगा क्या था पता है? दरअसल में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक है दोबारा क्या किया? चुनाव अभियान किया ना। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कह सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का, है ना, दोबारा चुनाव प्रचार करना, दोबारा चुनाव प्रचार। तो इनके द्वारा जो दोबारा चुनाव प्रचार किया गया, इसी को क्या कहा जा रहा है? इसी को भैया कहा जा रहा है, ठीक है, इसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन मेगा। इसी को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन मेगा नाम दिया गया था। आइए जरा ये देखिए, अरे मेगा, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन मेगा के अंतर्गत मैगी खिलाई जा रही थी, ठीक है, हाँ प्रचार किया जा रहा था, चुनाव प्रचार। ठीक है, फिलहाल ये बताइए शारदा सिन्हा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को नाइटिंगेल ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार कोकिला साथियों। और जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई आप देखेंगे कि जैसे ये नाइटिंगेल ऑफ बिहार है ना, अगर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाए तब भारत का नाइटिंगेल किसे कहते हैं? और एक चीज है, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये भी जरा ध्यान दीजिएगा कि स्वर कोकिला किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि भारत की सरोजनी नायडू को कहा जाता है भैया। तो भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को कहते हैं। स्वर कोकिला किसे कहते हैं भैया? तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहते हैं और भारत की कोकिला
ठीक है, या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहते हैं। क्लियर बात है। चलिए सेशन को लाइक करना कुछ लोग गए हैं भूल, तो हो जाए ठंडा ठंडा कूल कूल, और ना करें बिल्कुल भी उल जुलूल, लाइक वाला बटन दबना चाहिए। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। जी हाँ, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने और मुख्य न्यायाधीश भी बने। ये थे विलियम हार्वर्ड टैफ्ट। जी हाँ, जैसे भारत की बात करिए तो क्या भारत में ऐसा कभी हुआ? नहीं, लेकिन एक बार ये जरूर हुआ था कि एम हिदायतुल्लाह, भाई एम हिदायतुल्लाह आपको याद होंगे। एम हिदायतुल्लाह भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद होंगे कि भैया ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, और इसके अलावा एम हिदायतुल्लाह अपने देश के प्रॉपर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। चलिए ये देखिएगा भाई, अमेरिका के राष्ट्रपतियों की अगर हम बात करते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट्स की साथियों अगर हम बात करते हैं, तो कौन कौन से अमेरिकी प्रेसिडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं? तो आइए जरा इंपॉर्टेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भैया? तो सबसे पहले जरा बात कर लीजिए, क्या सबसे पहले बात कर लीजिए भाई जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन। अच्छा, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, मतलब इन्होंने ही अमेरिका को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, इन्होंने ही अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। ठीक है, अच्छा अगली बात क्या है भाई, अब्राहम लिंकन को याद करिए। अब्राहम लिंकन भी इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन ने ही तो कहा था क्या कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ठीक है ना, और इसी प्रकार से याद करिए कि वुडरो विल्सन, याद है आपको? वुडरो विल्सन भी काफी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के राष्ट्रपति। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? और इसी प्रकार से याद करिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी तो इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और याद करिए कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति है ट्रूमैन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी इधर भैया आपको याद रखना है कि इसके पहले कौन थे? जो बाइडन थे, तो उनको याद कर लीजिए। और अभी फिलहाल याद कर लीजिए किसको भैया? डोनाल्ड ट्रंप को। किसको याद कर लीजिए? डोनाल्ड ट्रंप को याद कर लीजिए। ठीक है, तो एकदम भैया ट्रंप कार्ड, तो सारे नाम लिख लीजिए फटाफट एकदम वीके का जीके अंदाज में। तो पहले भैया ये पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, लेकिन ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था। किस लिए जाने जाते हैं? दास प्रथा का अंत अमेरिका में करने के लिए जाने जाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा था लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए स्थापित शासन होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी प्रकार से वुडरो विल्सन की बात करें तो याद करिए इन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। ठीक है, जिसे युद्ध का बालक कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। कब करी थी इन्होंने इसकी स्थापना भैया? तो जनवरी 1920 में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। लीग ऑफ नेशंस का मतलब क्या? लीग ऑफ नेशंस का मतलब चाइल्ड ऑफ वॉर। चाइल्ड ऑफ वॉर क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आगे ऐसा युद्ध ना हो इसके लिए इन्होंने किया था। बिल्कुल भाई संजीत। अच्छा, और देखो भैया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना के समय राष्ट्रपति कौन थे? स्थापना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो भैया ट्रूमैन थे। लेकिन स्थापना में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? सर्वाधिक योगदान, या यूं कह लीजिए कि इसका संस्थापक एक तरह से कहा जाए तो कम नहीं है, ज्यादा नहीं है मतलब। ठीक है, जो बाइडन भैया ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति रहे, और ये अभी हाल ही में बन गए हैं भाई अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। और अमेरिका में साथियों कोई भी व्यक्ति 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, और 4 साल का यहां का कार्यकाल होता है। ठीक है ना, हाँ युद्ध का बालक एकदम सही समझा। ठीक है, तो 4 साल यहां पर कार्यकाल होता है। ठीक है, 4 साल यहां पर कार्यकाल होता है, और मैक्सिमम 2 ही बार चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 बार चुनाव लड़ा जा सकता, मतलब चुनाव तो कितनी बार भी आप लड़ सकते हैं, लेकिन भाई राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते। ठीक है भैया, तो फिलहाल इसको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीके का जीके अंदाज शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दिमाग में भी छपेगा और पेपर में भी फंसेगा। स्क्रीनशॉट हुआ? चलो ये बताओ फिर। हाँ जी, सभी लोग बताएंगे भाई। हिमांशु, अरे वाह भाई। एसपी हिमांशु बतू, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे वाह, एकदम भाई रविता। आइए भैया बीएसडी बाबू बताओ जरा। बराश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है। बराश, जी हाँ, देखिएगा बरास, ब्रश नहीं बरास। बरास जो है ये दिवाली के जैसा ही होता है त्योहार। बरास जो है ये दिवाली के जैसा ही त्योहार होता है। इसे वारली और कोकना जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात में साथियों। कहां पर भैया? महाराष्ट्र और गुजरात में दोस्तों मनाया जाता है। कहां पर?
महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है। क्या कह रहा है, झारखंड में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन मवेशियों के सम्मान में कौन सा त्योहार होता है? फटाफट बताइए, ये सारे त्योहार वहीं के हैं, है ना, ये वहीं के हैं भैया। तो इसमें से कौन सा त्योहार होता है? सोहराई त्योहार। कौन सा? सोहराई त्योहार, ठीक है, मवेशियों के सम्मान में झारखंड में होता है, ठीक है। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखो भैया, इसको या तो आप अरमाकोंडा कहते हो या इसी को हम कहते हैं आरोया कोंडा। क्या कहते हैं भैया? आरोया कोंडा भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, आरोया कोंडा भी कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आपसे कहा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। जैसे इस ये वाला क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन में ये हो तो यही आंसर है, और वो ना हो तो फिर आपका आंसर ये मिल जाएगा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहां पर है? उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी कहां पर है? उड़ीसा में है। और ये कहां पर है? ये आंध्र में है। ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक बात है ना, तो ध्यान रखना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भाई, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण का क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हो गया कि यही तो है भारतीय संविधान की संघीय शासन व्यवस्था का, है ना, संघीय शासन का लक्षण। यह भारतीय संविधान के संघीय शासन का लक्षण है और यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दिखेगा। भाई 7 से 7 और 7 से सूचियां, 7 से 7 और 7 से सूचियां मिलेंगी यहां पर, जिसमें आप देख रहे होंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया है भैया? मानते हैं ना? तो बिल्कुल जबरदस्त है, जिंदाबाद है, शानदार है। चलिए अगला प्रश्न ये बताइए, आंसर फेंक के मारिए जरा, तो आंसर ताबड़तोड़ फेंकेंगे। बताइए भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? एक्चुअली में यह है कि इस सरकार ने क्या किया है कि अगर कोई काशी की यात्रा करे तो 5,000 रुपए मिलेगा, ठीक है, काशी की यात्रा करने के लिए 5,000। अब भैया कर्नाटक में यह योजना शुरू हुई है, ठीक है ना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो भैया कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत, ठीक है, थावर चंद गहलोत भैया, तो बिल्कुल याद करना है थावर चंद गहलोत, ठीक है। और भाई सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया। कौन है भैया? सिद्धारमैया, याद रखना है, सिद्धारमैया। क्लियर है? चलिए ये बताइए जरा, भाई कह रहा है भारत का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है? भारत का 33वां हाथी रिजर्व, याद करिए कि प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था, याद है कि नहीं याद है? प्रोजेक्ट हाथी, तो प्रोजेक्ट हाथी साथियों शुरू हुआ था वर्ष 1992 में, और इसके तहत जो पहला एलिफेंट रिजर्व बना था वो कहां बना था भैया? सिंहभूमि जिला झारखंड। कौन सा? सिंहभूमि झारखंड। सिंहभूमि झारखंड में साथियों। और 33वां जो हाल ही में बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व। वेरी गुड, शानदार, जिंदाबाद। ये बताओ जरा, गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की थी? ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की थी। आप याद करिए कि गांधी जी भारत कब आए थे भाई? गांधी जी भारत कब आए? तो गांधी जी भारत आए थे वर्ष 1915 में आए थे ना। और याद करिए कि 1915 में कहीं पर दिखे? नहीं दिखे। 1916 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया, ठीक है। 1916 में गांधी जी ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए, लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए, ठीक है। इसका मतलब पूरे 1 साल तक तो इन्होंने भाई घुमा ही टहला था। तो दरअसल में क्या हुआ कि जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना। तो इनके गुरु ने इनको सलाह दी कि पहले आप 1 साल तक पूरे देश का भ्रमण करिए और कहीं पर कोई आंदोलन मत करिए, केवल भ्रमण करिए। पहले जानिए कि भारत क्या है, भारत की दिक्कतें क्या है, भारत के लोग क्या है, क्योंकि आप लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में रहे हैं। तो एक बार पहले देश को जान लीजिए, उसके बाद आंदोलन वगैरह जो भी करना हो वो करिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से गांधी जी ने यह बात मानी थी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। भैया इसमें बताना है सही कथन। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर साथियों हम कांग्रेस की, है ना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष की बात करें। अब इसमें 3 बातें हैं जो एक ही जगह पर आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। क्या भाई? सामान्यतः कहा जाए पहली महिला अध्यक्ष, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहा जाए, और पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष कहा जाए, तब पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों के आंसर अलग अलग होंगे, ठीक है। क्या नाम होगा भैया? तो यहां पर तो एनी बेसेंट हो जाएगा।
एनी बेसेंट हो जाएगा भैया, एनी बेसेंट हो जाएगा। यहां पर साथियों सरोजनी नायडू होगा, क्या होगा, सरोजनी नायडू होगा। और यहां पर क्या होगा, नलिनी सेन गुप्ता होगा, क्या होगा, नलिनी सेन गुप्ता होगा, ठीक है ना जी हाँ। और ये बात कब की है, ये बात है वर्ष 1917 की, ठीक है, ये बात है वर्ष 1917 की। और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और ये वाली बात कब की है भाई, ये वाली बात है वर्ष 1925 की। और ये वाला अधिवेशन कानपुर में हुआ था, कहां पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। और ये वाली बात कब की है, ये बात है वर्ष 1933 की। और ये वाला अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में ही हुए थे, कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन भैया कलकत्ता में ही हुए थे। बाकी ये वाला भी एकदम ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है भैया, दोनों ही लाइनें सही लिखी हैं, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले, पक्का याद रहेगा, ये एक जगह पर जरा नोट कर लीजिएगा। आइए जरा अगला प्रश्न देखा जाए। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में इन घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए, कालक्रमानुसार। तो चलिए ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह साथियों वर्ष 1917 में हुआ था, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ, ये 1918 में हुआ। और ये कब हुआ, चौरी चौरा वाला भैया, तो चौरी चौरा वाला भैया 1922 में हुआ था। तो आप बताइए क्या होना चाहिए, राइट आंसर इसका होना चाहिए 1 3 4 2, 1 3 4 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 3 4 2, वेरी गुड, क्या बात है। तो 1 3 4 2 क्लियर है। चलें अगले प्रश्न की ओर, पक्का, बहुत बढ़िया भाई, मिलेगा एकदम सही आंसर भाई। पूर्ति जी ये बताइए, अरे वाह, एक और दमदार सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती रंगबती, है ना, रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया। तो कृष्णा पटेल ने रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया था। और ये किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से, ठीक है भैया मनोरंजन। चलिए भाई कोमल जी ये बताइए, अरे वाह, बहुत शानदार सवाल। कह रहा है इसमें से कौन सा मिलान गलत है, एकदम रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया और आपकी तैयारी इस बार हमारी जिम्मेदारी। चलिए, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, एकदम सही बात है, ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। और ये भाई अकबर के द्वारा बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी जो है आगरा में पड़ता है, आगरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों के समय में यहां पर कई सारी मंदिरों का निर्माण हुआ। केदारनाथ साथियों उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, ये राष्ट्रकूटों के समय की हैं। किस काल की हैं भैया, राष्ट्रकूट काल की हैं। किस काल की हैं ये राष्ट्रकूट काल की हैं, ठीक बात है ना। चलें अगले प्रश्न की ओर, देखिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में स्मारक नहीं है, इसमें से कौन सा तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ये बताना है। चलिए जरा फटाफट बता दीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए भैया, बिल्कुल। देखिए एक्चुअली में क्या है कि 1650 की बात है, एक व्यक्ति हुआ करते थे शिवप्पा नायक, क्या नाम था इनका भैया, शिवप्पा नायक, क्या नाम था, शिवप्पा नायक। तो शिवप्पा नायक के द्वारा इसे बनवाया गया था, क्या नाम है इसका, बेकल किला। दरअसल में बेकल किला कहां पर स्थित है पता है, बेकल किला केरल में है ना। रेलवे ऐसे क्वेश्चन ही तो खोजता है, ठीक है भैया। तो शिवप्पा नायक के द्वारा बेकल किला केरल में बनवाया गया था, बाकी सब तो ठीक है। ये देखिए मीनाक्षी मंदिर बड़ा फेमस है, मदुरई में स्थित है ना मीनाक्षी मंदिर। और मदुरई में जो ये मीनाक्षी मंदिर, ये किसने बनवाया था, ये पांड्य शासकों ने बनवाया था, पांड्य शासकों ने बनवाया था। और याद करिए कि यहां पर साथियों मां पार्वती किस रूप में विराजमान है, मीनाक्षी के रूप में विराजमान है। और यहां पर भगवान शिव किस रूप में विराजमान है, तो भगवान शिव भगवान सुंदरेश्वर के रूप में विराजमान है, ठीक है। तो यही चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहा जाता है कि भगवान शिव ने, ठीक है, सुंदरेश्वर के रूप में और मां पार्वती ने मीनाक्षी के रूप में यहीं पर विवाह किया था, ठीक है, इसीलिए यह मंदिर यहां पर बना है। चलिए, वाह क्या बात है, बढ़िया सवाल। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन है, देखिए एक बात समझिएगा, प्राचीन काल में साथियों आपने एक चरक को देखा होगा, एक भैया जीवक को सुना होगा, जीवक के बारे में, एक भैया धन्वंतरी के बारे में आपने सुना होगा, धन्वंतरी के बारे में, और एक भैया सुश्रुत के बारे में। तो इतने लोगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देख लिया जाए, तो है क्या चीज, चरक साथियों किसके समय में हुआ करते थे, चरक जो है कनिष्क के समय में हुआ करते थे, ठीक है, कनिष्क के समय में। जीवक साथियों बिंबसार के राजवैद्य थे, किसके भैया, बिंबसार के, ठीक है ना, बिंबसार के। और धन्वंतरी किसके थे भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। और सुश्रुत किसी के समय में नहीं थे, लेकिन गुप्त काल के समय में हुआ करते थे। मतलब यह है कि आप यूं समझिए कि ये प्रसिद्ध वैद्य हैं, ये प्रसिद्ध वैद्य हैं। और ये क्या है कि भैया हाँ किसके समकालीन थे ये बताना है, किसके दरबार में थे ये बताना है। समझ रहे हैं इस बात को। अब इसमें यह भी समझिए कि जैसे होता यह है कि जैसे इसमें चरक है, तो चरक के द्वारा एक बुक लिखी गई बड़ी फेमस, है ना। और इस बुक का नाम क्या है, चरक संहिता। क्या नाम है इसका, इस बुक का नाम है चरक संहिता।
अक्सर पूछा जाता है भैया, ठीक है। जैसे जीवक है तो जीवक ने गौतम बुद्ध का इलाज किया, ठीक है, बुद्ध का भी इलाज किया था इन्होंने, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध का इलाज किसने किया था, ठीक है, बुद्ध का इलाज किसने किया था। और रही बात धनवंतरी की, धनवंतरी क्या है भाई, धनवंतरी जो है नवरत्नों में एक हुआ करते थे, ये नवरत्नों में शामिल थे, नवरत्नों में ये शामिल थे। और सुश्रुत, तो सुश्रुत वाला क्वेश्चन ही है कि ये शल्य चिकित्सा के जनक है, सुश्रुत वाला तो क्वेश्चन ही है कि ये शल्य चिकित्सा के जनक है, ठीक है ना, हाँ जी, शल्य चिकित्सा के जनक है, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, एक एक करके सारी चीजें रखेंगे याद, तभी बनेगी बात, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए, हाँ जी, प्लास्टिक सर्जरी के जनक कह सकते हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे सेशन को लाइक करना भूल गए क्या, ये बताइए भाई क्या कह रहा है, हाथी रिजर्व और दूसरी तरफ स्थान, तो मिलान करना है, बताइए जरा। देखिए मयूरभंज साथियों कहां पर है, मयूरभंज उड़ीसा में है, ठीक है, नीलगिरी कहां पर है, तमिलनाडु में है, पेरियार साथियों केरल में है, और दिहिंग पटकोई कहां पर है, असम में है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, CDBA, क्या हो जाएगा भैया, CDBA, क्या हो जाएगा, CDBA हो जाएगा। क्लियर बात है ना, मजा आया। आइए ये बताइए फिर, 33 एलिफेंट रिजर्व है, याद रखिएगा 33 भैया शिवम बाबू। चलिए भाई, मलिंगा, सुनीता, अखिलेश, आलोन, अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ भारत के निम्नलिखित में से किस वन में 1932 में विश्व की पहली बाघ जनगणना हुई थी। अगर हम भारत की पहली बाघ जनगणना की बात करें, जैसे ये तो हुई, ये दुनिया की पहली थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो चल रही है ये वाली पहली बार कब हुई थी, ठीक है, ये वाली पहली बार कब हुई थी पता है, जो अभी चल रही है ये वाली साथियों पहली बार हुई थी 2006 में, ठीक है। फिर कब हुई, 4-4 साल पर होती है, तो 2010 में हुई, फिर कब हुई, फिर 2014 में हुई, ठीक है, फिर कब हुई, 2018 में हुई, फिर कब हुई, 2022 में हुई। तो अभी जो रिपोर्ट है जो आपको याद करनी है वो 2022 वाली है, ठीक है ना। तो भैया कुल मिलाकर ये देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो वर्तमान में जिस टाइगर सेंसस को आपको याद करना है वो 5वीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट अभी पिछले साल आई है फाइनल, पिछले साल के एंड में वो भी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि भारत में कुल कितने, इसमें बताया गया है कि भैया भारत में कुल की बात करें तो 3782 टाइगर है, कितने, 3782 टाइगर है। और आगे इसमें बताया गया है कि नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर कर्नाटक है, और नंबर 3 पर कौन है, नंबर 3 पर उत्तराखंड है। और बताया गया है कि भैया कितने हैं, मध्य प्रदेश में 785 है, तो ये टाइगर स्टेट हो गया, कर्नाटक में साथियों 563 है, और उत्तराखंड में 560 है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, पलामू। पलामू कहां पड़ता है, पलामू पड़ता है झारखंड में, ठीक है ना, पलामू झारखंड में पड़ता है। तो बढ़िया प्रश्न है कि नहीं, मजा आया। तो ये क्लास डेली होने वाली है और आपके लिए शानदार होने वाली है, ठीक है भैया, ठीक है। तो पलामू 1 झारखंड, ठीक है, 1932 याद रखिएगा, ठीक है। और ये डाटा जरूरी है, और जरा ये भी अपनी स्क्रीन पर देखिएगा कि बाघ की संख्या में टॉप 5 स्टेट ये हैं भैया, MP, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और ये देख लीजिएगा कि किस प्रकार से संख्या बढ़ी है। और आप सब जानते हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग समझौता कब हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग समझौता याद करिए, सेंट पीटर्सबर्ग समझौता या कन्वेंशन कब हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए साथियों कि यह हुआ था एग्जैक्टली 29 जुलाई 2010 को। और यही कारण है कि हर साल साथियों 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को भैया टाइगर डे मनाया जाता है, इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से टाइगर डे मनाया जाता है। क्लियर बात है, तो एक स्क्रीनशॉट तो बनता है भैया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। अरे वाह भाई सिंह साहब, ये बताओ जरा, कह रहा अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है, ठीक है भैया, बिल्कुल। चलिए फटाफट बताएंगे भैया। देखिए ऐसा है कि कह रहा है, सीधे सीधे शब्दों में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है भाई। देखिए तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे संसद हो जाएगा। किसी भी मामले में, किसी भी चीज पर, किसी भी प्रावधान पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास होती है। आप जरा ध्यान दीजिए ना, भारतीय नागरिकता अधिनियम भैया, क्या, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है, याद करिए भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पास हुआ था, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में पास किया गया था, ठीक है भैया, हाँ जी। और इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जिसको आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, भूदेव जपो, ठीक है, भूदेव जपो। ये भूदेव जपो जो शॉर्टकट ट्रिक है, इसमें भूमि से क्या हो जाता है, तो भूमि अर्जन, तो भूमि अर्जन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भारत की नागरिकता को। दे से हो जाता है देशीकरण, तो देशीकरण द्वारा जो है, देशीकरण से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। व से हो जाएगा वंश परंपरा से, वंश परंपरा से भी प्राप्त की जा सकती है। और ज से क्या हो जाएगा कि भैया जन्म से प्राप्त की जा सकती है। और प से क्या हो जाएगा, पंजीकरण से भी प्राप्त की जा सकती है। क्लियर बात है, एज इट इज याद कर लेना भैया, ठीक है।
चले भैया, है ना, क्या नाम है, नंदिनी जी। नहीं भाई, ये क्लास तो इतने बजे ही होती है, डेली 9 बजे ये क्लास होती है भैया, ये क्लास डेली 9 बजे होती है। और अगले 15 दिन 15 गेस्ट पेपर कराऊंगा, डेली एक गेस्ट पेपर करिए, डेली 50 क्वेश्चन कराऊंगा और ताबड़तोड़ तैयारी। इस बार जीत की है जिम्मेदारी, ठीक है, आप पर भी और हमारे पर भी। चलिए बताइए, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1994 में घोषणा की गई थी, वर्ष 1994 में घोषणा की गई थी। 17 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक बात है भाई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है कि नहीं होता है? विश्व पर्यावरण दिवस होता है ना, विश्व पर्यावरण दिवस होता है, ठीक है ना भैया। अच्छा, 22 अप्रैल को क्या होता है भैया? पृथ्वी दिवस होता है। क्या होता है? पृथ्वी दिवस होता है, पृथ्वी दिवस होता है। और यहां पर क्या होता है? जैव विविधता दिवस होता है। क्या होता है? जैव विविधता दिवस होता है कि नहीं होता है? और याद करिए जरा, 22 मार्च को क्या होता है? तो 22 मार्च को भैया होता है क्या? जल दिवस होता है। क्या होता है? जल दिवस होता है। तो ये सब आसान है, ये वाले आसान चीजें अगर छूट गई तो समझिए कि जिंदगी और किस्मत रूठ गई। ये आसान प्रश्न होते हैं, यहां से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। बाकी नए दिवस भी आ गए हैं, पराक्रम दिवस, अंत्योदय दिवस, है ना भाई, विभाजन विभीषिका दिवस, महिला अधिकारिता दिवस, ठीक है, साहिबजादा दिवस, बहुत सारे नए दिवस आ गए हैं, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भाई साहब देखो, स्ट्राम्बोली, एटना, सिसली, ये तीन के तीनों कहां पर है? इटली में है, ठीक है। और ये रेनियर कहां पर है? ये अमेरिका में है। कहां पर है भाई साहब? ये अमेरिका में है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, देख रहे हैं कोल्ड और कफ से इतने परेशान हैं और यहाँ गर्मी इतनी परेशान कर रही है, फिर क्या करें? एसी बंद कर दें, है ना, एसी बंद कर दें तो गर्मी परेशान कर रही है, एसी ऑन कर दें तो कोल्ड और कफ, ठीक है, वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। इंसान करे तो क्या करे भाई साहब? स्ट्राम्बोली इसका राइट आंसर, क्या? स्ट्राम्बोली इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ये बताइए, तो भैया कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो भैया अनटचेबल लिखा गया था मूकराज आनंद के द्वारा। किसके द्वारा? मूकराज आनंद के द्वारा लिखा गया था। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहां है भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 23 मार्च को शहीदी दिवस होता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी होता है, ठीक है। और उसी दिन मौसम से बच गए तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन टीवी दिवस, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या है इसका? कर्नाटका। क्या है भैया? कर्नाटका। वेरी गुड। अरे केरल कौन बता रहा है भैया? केरल में पेरियार है, ये बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, सी का है बता रहा हूं दद्दा। चलिए, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय, बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। आप देखिए ना, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये तो रेलवे का पसंदीदा प्रश्न है। और मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूं, लिख कर ले लो। मैं आपको स्टार लगा रहा हूं, वो भी 4 नहीं 5 स्टार, ठीक है ना। ये इतना स्टार लगा दिया, छाप लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, चाहे जो करो, इसको याद करो, ठीक है, कि भैया किसका क्या है। जैसे मान लीजिए FIH है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? ये आपका अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ हो गया। कहां स्थित है हेड ऑफिस? ऐसे किसी का भी पूछ सकता है। ये कठिन वाले हैं, कठिन वाले हैं, इसीलिए तो कह रहा हूं याद करो। बाकी तो हल्के वाले मुझे पता है कि आपको याद है, आपने सब रट रखा है। UNO का हेड ऑफिस बताओ, SAR का हेड ऑफिस बताओ, बिम्स्टेक का बताओ, ये सब तो आपने रटा हुआ है। रटा है कि नहीं रटा है? रटा है ना। तो ये सब थोड़े खतरनाक वाले याद करो। आपको क्या लगता है एग्जामिनर इतना पागल है कि हल्के वाले ही दे देगा? नहीं ना। 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपको 10-15 हल्के वाले मिल जाएंगे और बाकी वही ताबड़तोड़ तगड़े वाले, है ना। ऐसा नहीं कि हल्के नहीं आएंगे, लेकिन हल्के वाले से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है भैया। चलिए बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो भैया लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और इसी में साथियों जय विज्ञान किसने जोड़ा? तो जय विज्ञान किसने जोड़ा था? तो जय विज्ञान जोड़ा गया था साथियों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जय जवान जय किसान तो ठीक है, लेकिन आगे क्या? जय विज्ञान, ठीक है ना। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तभी जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, क्योंकि एक तो जवान जो बॉर्डर पर लड़ रहा था और दूसरा किसान जो देश की भूखमरी और, है ना, दूर कर रहा था और लोगों का पेट भर रहा था, ठीक है। पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये साथियों सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, सरकारिया आयोग की सलाह पर ऐसा किया गया, ठीक है। सरकारिया आयोग की सलाह पर ऐसा किया गया था, है ना। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के तहत इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। वर्ष 1990 में पहली बार गठन हुआ, वर्ष 1990 में पहली बार गठन हुआ, ये याद कर लीजिएगा, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। लिटिल या छोटी रंगित नदी, लिटिल या
छोटी रंगित नदी बताइएगा, लिटिल या छोटी रंगित नदी बताएंगे तो भैया भारत के किस पहाड़ी क्षेत्र से होकर बहती है? वैसे आपको बता दें कि ये साथियों सिक्किम हिमालय से निकलती है, जो सिक्किम में हिमालय जो है, सिक्किम की पहाड़ियां जो है, सिक्किम है ना, सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से निकलती है और फिर आगे क्या होता है पता है, दार्जिलिंग से होकर बहती है। कहां से? दार्जिलिंग से होकर बहती है। और ये किसकी सहायक नदी है पता है? ये तीस्ता की सहायक नदी है। किसकी सहायक है भैया? तीस्ता की सहायक नदी है। और याद करिए तीस्ता किसकी सहायक है भैया? तो तीस्ता साथियों ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है कि नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और याद करिए जरा कि भाई तीस्ता, जी हाँ, तीस्ता जल विवाद किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच में। बताओ यार, अभी भी कुछ लोग रुके हुए हैं लाइक वाला बटन दबाने में। लगाओ भैया, जोर लगाओ, लाइक वाला बटन 1000 पर दबाओ जरा। भारतीय द्वारा ब्रिटिश या पूर्व यूरोपीय व्यक्तियों, ये तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है। इस बढ़िया प्रश्न में आप एक चीज का ध्यान दीजिए, रिप्पन। जिस समय साथियों हमारे देश का वायसराय रिप्पन था, ठीक है, जिस समय हमारे देश का वायसराय रिप्पन था, उस समय की बात है। क्या आया था? इल्बर्ट बिल आया था। ये बात कब की है? ये बात है 1884 को, है ना। आपको जानकर आपका खून खौलेगा कि साथियों एक तो बड़ी मेहनत से और किसी प्रकार से भारतीय लोग पढ़ लिख कर बड़े पदों पर पहुंच पाते थे, और वहां पर भी अंग्रेज क्या कर देते थे? वहां पर भी अंग्रेज पूरा भेदभाव कर देते थे। जैसे बड़ी मुश्किल से भारतीय लोग जज बन पाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या नियम बनाया था कि अगर कोई भारतीय जज बन रहा है अच्छी बात है, लेकिन जो भारतीय जज होगा वो यूरोपियों के मुकदमे नहीं सुन सकता। ये क्या बात हुई यार? जज तो जज होता है, यूरोपियों के मुकदमे क्यों नहीं सुन सकता? ठीक है ना। तो भैया बिल्कुल, तो इल्बर्ट बिल विवाद 1884 में हुआ था, रिप्पन के समय में, ठीक है ना। हाँ जी, तो रिप्पन ने कई सारे अच्छे काम किए, ठीक है, बहुत सारे अच्छे काम किए। जैसे इसके समय में पहली नियमित जनगणना हुई थी, इसी के समय में स्थानीय स्वशासन का एक अधिनियम आया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। बहुत सारी चीजें हुई। पहला कंपनी एक्ट आया, इसीलिए इसे भारत का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा गया? इसे भारत का उद्धारक कहा गया है। और यहां तक कि साथियों इसे भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय माना जाता है। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय, भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय। क्लियर बात है। तो इस तरह से चीजों को रखेंगे याद। जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है भैया, चले अगले प्रश्न की ओर। ये बताइए, अलीवर्दी खां की मृत्यु, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, ठीक है भैया, कंजूसी दिखा रहे हैं कुछ लोग लाइक बटन दबाने में, बहुत अच्छे। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना? इसका दौहित्र, ठीक है। अलीवर्दी खां का दौहित्र मतलब अलीवर्दी खां का नाती। अलीवर्दी खां का नाती कौन था? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का नाती कौन था? सिराजुद्दौला। साथियों ये अलीवर्दी खां था जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, ठीक है ना। इसने यूरोपियों की तुलना किससे की थी भैया? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। यूरोपियों की तुलना किससे की थी? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। और कहते क्या कहा था पता है? ये कहा था कि भैया यूरोपीय मधुमक्खियों जैसे हैं, ठीक है, यूरोपीय मधुमक्खियों जैसे हैं, इन्हें जब तक छेड़ा नहीं जाएगा ये शहद देंगी, और जैसे छेड़ा जाए डंक मार मार के काट डालेंगी, ठीक है, ये कहा था इसने। चलिए ये बताइए, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिलता? बीहड़, बीहड़ मतलब नदी बह रही है इस तरह से एकदम बिल्कुल, ठीक है, तो भैया चंबल वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है, चंबल नदी वाला क्षेत्र, ठीक है। ये बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन? तो भैया इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पहली बौद्ध सभा, दूसरी, तीसरी और चौथी। भाई याद करिए, पहला वाला जब हुआ था तो राजा कौन था? अजातशत्रु था। दूसरा वाला जब हुआ तो राजा कौन था? कालाशोक था। कौन था भैया? कालाशोक था। तीसरा वाला जब हुआ तब कौन था? अशोक था। तीसरा वाला जब हुआ तो अशोक था। और चौथे वाले में कौन था भैया? कनिष्क था, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ पूछ रहा है दूसरी, पूछ रहा है दूसरी, पूछ रहा है तो कालाशोक बता दीजिए। कालाशोका, कालाशोका, ठीक है भैया, कालाशोका जो कि शिशुनाग वंश का था, ठीक है भैया। ये बताइए भैया, गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल। पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो याद करिए, अरुणडेल समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर भैया? अरुणडेल समिति, अरुणडेल समिति की सलाह पर, अरुणडेल समिति की सलाह पर, अरुणडेल समिति की सलाह पर। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। और ये बात है वर्ष 1909 की, और 1909 के इस कानून को क्या कहा जाता है? इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है। इसी में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करते हुए इन्हें आरक्षण दिया गया था, ठीक है भैया। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भैया? आराम से बता लेंगे। अवसर की समानता,
अनुच्छेद 16 में है, ठीक है, अस्पृश्यता का निवारण, छुआछूत का अंत, इसके लिए कानून भी है ना, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसी के लिए तो आया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। बताइए कब आया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, कब आया था, कौन बताएगा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, कौन बताएगा? बाकी इसका राइट आंसर अब समझ रहे हैं भैया कि संघ बनाने की छूट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दे रखी है, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये क्लास तो डेली चलने वाली है एकदम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया भाई संजीत। वर्ष 1955 में आया था, कब आया था? वर्ष 1955 में आया था, अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये बताइए ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? भाई ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। हाँ जी बताएंगे भैया, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। देखिए एक बात समझिए, ग्रीनलैंड यही है, ये है ग्रीनलैंड। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए कि क्या होता है कि भैया भौगोलिक रूप से आप देखिएगा, भौगोलिक रूप से या भौतिक रूप से, तो भौगोलिक या भौतिक रूप से आप देखेंगे तो ये भैया किसका हिस्सा है? ठीक है, तो ये भैया नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से ही ये यहां पर अलग हुआ है भौगोलिक रूप से देखिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान यह भी दीजिए, ध्यान यह भी दीजिए कि अगर आप देखें तो भैया ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? यहां पर एक छोटा सा देश है यूरोप में, और इस देश का नाम है डेनमार्क। तो भैया डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। तो भैया ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? ग्रीनलैंड पर भैया डेनमार्क का अधिकार है। इसका मतलब जो ग्रीनलैंड है ये राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है? राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है? राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। ठीक बात है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भैया आइए अगला देख लिया जाए। और 50 दमदार क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेंगे, तो हर दिन 50 एग्जाम वाले, रेलवे वाले क्वेश्चन देखने के लिए हर दिन आप तैयार रहिएगा। हाँ बिल्कुल भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन वाला बटन भी दबाना है, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है ना। चलिए भैया, क्या कह रहा है? सांगकेन किस समुदाय का एक पर्व है भैया? तो सांगकेन साथियों जो पर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर भैया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है भैया। किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। आप देखेंगे कि भैया खामती जनजातियां और सिंगफो जनजातियां, खामती, ठीक है, खामती और सिंगफो जनजाति, खामती और सिंगफो जनजाति, ये दोनों जनजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश की जिनके द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। तो खामती और सिंगफो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सांकेन त्योहार मनाती है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। यही अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग मठ है जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग मठ याद करिए भाई, क्या है ये? सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध मठ है ये, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। चलिए ये आज का अंतिम धमाकेदार प्रश्न, ये आज का अंतिम धमाकेदार प्रश्न, चलिए ये बताइए भैया, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में क्वेश्चन का गला भी दबाना है। चलो ठीक है, दबाते चलो भैया, ठीक है। तो भैया किसे कहते हैं डार्क महाद्वीप? अफ्रीका को क्या कहते हैं भैया? अफ्रीका को कहते हैं डार्क महाद्वीप। तो ये जो अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका है, इसको आप क्या कहते हैं? या तो आप इसे डार्क महाद्वीप कहेंगे या इसे आप अंध महाद्वीप कहेंगे, यही तो कहेंगे, डार्क महाद्वीप या अंध महाद्वीप। या इसी को क्या कहा जा रहा है? इसी को कहा जा रहा है साथियों, इसी को और क्या कहा जा रहा है? इसी को कहा जा रहा है भविष्य का महाद्वीप, ठीक है। इसी को क्या कहा जा रहा है? इसी को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं? भविष्य का महाद्वीप कह रहे हैं ना। अच्छा भैया, अब ये देखिए एशिया क्या है? इसको कहते हैं सभ्यताओं का पालना। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सभ्यताओं का पालना, ठीक है ना, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है इसे, ठीक है भैया, सभ्यताओं का पालना। और इसे क्या कहा जाता है ना? ऑस्ट्रेलिया को, इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप इसे कहा गया है। इसे यूरोप को क्या कहते हैं भैया? तो इसे कहा जा रहा है साथियों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्या कहा जा रहा है इसे? इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जा रहा है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जा रहा है, ठीक है भैया, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जा रहा है। इसे कहा जाता है भैया, इसे कहा जाता है दोस्तों नई दुनिया। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है नई दुनिया। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साथियों क्या भाई? इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है भैया? पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप इसे कहा जा रहा है, ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर नीचे है ना, यहाँ पर नीचे जो अंटार्कटिका है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्वेत महाद्वीप। या तो श्वेत महाद्वीप कहते हैं या तो वीरान महाद्वीप
महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप या वीरान महाद्वीप कहते हैं, या इसी को और क्या कह सकते हैं भैया? तो इसी को कह सकते हैं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। क्या कह सकते हैं? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, ठीक है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। क्लियर बात है? हाँ जी, ये आपको याद करना है, ठीक है, ये आपको जबरदस्त तरीके से याद करना है। और एक बार जरा कमेंट करके बताएंगे कि भैया मजा आया, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद। तो बताइए भैया, मजा आया? मजा आया तो फिर सेशन को लाइक कौन करेगा? मजा आया तो सेशन को लाइक कौन करेगा? और कमेंट करके सभी लोग जरा बताएंगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए भैया। आज की रात जबरदस्त तरीके से, ठीक है, आगाज हो चुका है आपके गेस्ट पेपर का, और ये गेस्ट पेपर जबरदस्त धमाकेदार तरीके से चलने वाला है और आपको बिल्कुल मजा देने वाला है। हर दिन शाम को 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके जीएस और 10 बजे मैथ के ये गेस्ट पेपर आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। तो चलिए भैया, विमल के सही हो गए 32, शुभम के 34 सही हो गए, अमरजीत के 33, ठीक है, आशु ठीक है भैया, अमन 29 ठीक है, आकाश 34 ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यादव जी 34 ठीक है, रविंद्र 38, हाँ 40 वाला कोई, प्रिया 40, वेरी गुड, संदीप ठीक है भैया, अजय वाह क्या बात है भैया, अरे वाह, परी ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, अनुराग 35, आकाश ठीक है भैया, रजनीश 42 क्या बात, जबरदस्त भाई, मलिंगा 40, वेरी गुड भैया, और भैया विक्रम बाबू, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, अनुराग 35 ठीक है भाई, संजीत बहुत अच्छा, शानदार जबरदस्त प्रदर्शन, ठीक है, वेरी गुड भाई विकास, ठीक है ठीक है ठीक है भाई ऋषभ, ठीक है। तो चलिए इजाजत दीजिए, अब क्लास खत्म होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सबके पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत तेजी से कमेंट चलते रहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई संजीत, शानदार। तो आज की पहली पोजीशन संजीत की रही, ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए बिल्कुल, और फिर कल मुलाकात करेंगे रात 9 बजे एक बढ़िया शानदार से सेशन के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखिए और शॉर्ट नोट्स लिखकर रिवीजन करते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।